बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस स्टेशन के अंदर जब हम कोई एफआईआर दर्ज करवाने लगते हैं तो वहाँ कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए। याद रखिए कि दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। वो जराइम जिसके अंदर पुलिस दखल अंदाजी कर सकती है और दूसरे वो जिनमें नहीं कर सकती। एफआईआर जो है सिर्फ उन जराइम के अंदर दर्ज हो सकती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इन्हें आप हीनियस क्राइम भी कह सकते हैं, जिसके अंदर पुलिस ड्यूटी बाउंड होती है कि आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करे और इसको इन्वेस्टिगेट करे। कुछ छोटे छोटे मामूली नौयत के मसाइल होते हैं जिसमें आप अपनी कंप्लेंट लेके थाने चले जाते हैं। उसमें पुलिस आपकी कंप्लेंट तो एंटरटेन कर लेती है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज करने से ग्रेज करती है, क्योंकि वो जो जुर्म होता है उसकी नौयत बड़ी मामूली किस्म की होती है। सो आप भी जब थाने में जाते हैं तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि क्या इसकी एफआईआर दर्ज होना बनती है कि नहीं। अक्सर केसेस में होता है कि एफआईआर जो कि बनती नहीं मेरिट के ऊपर लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो। हम फिर किसी वकील के पास जाते हैं। वकील ज़ाहिर है कि उनका ये एक प्रोफेशन है, वो आपसे फ़ीस लेते हैं। वो कहते हैं जी हम हाई अप्स के पास जाते हैं, फिर हम कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, वहाँ हम पटिशन दायर करेंगे। 22 भी एक रेमेडी होती है, वहाँ पे आप जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो कि मेरिट के ऊपर आपकी एफआईआर बनती नहीं है तो वो सारी एक्सरसाइज आपकी ज़ाया जाती है और आपके पैसे भी ज़ाहिर है कि आपको फ़ीस की शक्ल में अपने कौंसल को देने पड़ते हैं। सो ये बेसिक चीज़ को आपको ज़हन में रखना चाहिए पहले कि आपकी एफआईआर दर्ज होना मेरिट पे बनता है कि नहीं। बहरहाल हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप एफआईआर दर्ज करवाने लगें तो कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। एक तो ये कि आपकी जो एफआईआर है कोशिश करें कि वो टू दी पॉइंट हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी मटेरियल नहीं होना चाहिए, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। कोशिश करें कि आपकी जो एफआईआर है वो एक पेज से ज़्यादा की ना हो। दूसरा ये कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ज़्यादती हुई है और उसके अंदर जो आपने मुल्ज़मान को नामज़द किया है तो हर मुल्ज़म का जो स्पेसिफिक रोल है उसको आपने क्लियरली उसके अंदर डिफ़ाइन करना है। जैसे कि फ़लाँ ने फ़ायर किया तो वो कहाँ पे लगा, फ़लाँ ने अगर कोई सोटा मारा है तो वो किसको लगा, और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी उसको आपकी इस बात की तस्दीक होना चाहिए कि जहाँ आपने एफआईआर में बोला था कि फ़ायर लगा तो क्या वाकई वहाँ पे फ़ायर लगा था। जहाँ आपने एफआईआर में कहा कि जी डंडा या सोटा मारा गया था तो उसका ज़ख़म वहाँ पे होना चाहिए। आपने लेट से कि आपने कहा जी सर के बाईं तरफ उन्होंने रॉड से या डंडे से वार किया, तो मेडिकल रिपोर्ट में वो दूसरी साइड पे होता है, तो इस तरह से वो आपके लिए बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस तरह से जो किसी वेपन का जो कोई फायर है वो भी आपने स्पेसिफिकली बताना है कि किसको लगा, किसने मारा और कितने फासले पे तकरीबन खड़े थे। ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब बाद में जाके ट्रायल होता है, वहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं, एविडेंसेस होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में जा कर के फिर आपका केस जो है वो कमज़ोर साबित होता है, क्योंकि आपने एफआईआर के अंदर जो वर्सन लिया था बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारी एविडेंसेस बाद में उसके मुताबिक नहीं निकली, उसमें फ़र्क था। सो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को गलत बयानी करके अगर आप एक केस के अंदर मुलव्वस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है शुरू में पुलिस उन सब को पकड़ने के लिए घरों पे छापे मारती है, आप खुश होते हैं कि जी वो सब इस वक्त भागे हुए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब कोर्ट ऑफ लॉ में केस जाता है तो वहाँ जाके जब आप देखते हैं कि जो सबका रोल आपने डिफ़ाइन किया था एफआईआर के अंदर वो तो साबित नहीं हो रहा, वो एमएलसी के अंदर वो साबित नहीं हो रहा, या आर्गूमेंट्स के अंदर या शहादत के अंदर वो चीज़ें प्रूफ नहीं हो रही, तो वो आपका वो सारा बना बनाया जो खेल था वो बिगड़ जाता है और वो स्पेसिफिक मुल्ज़म जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था, जो वाकई मुजरिम था, वो भी आराम से उस केस में से निकल जाता है। सो आपने स्पेसिफिक जो टू दी पॉइंट बात है उसको आपने उसमें मेंशन करना होता है कि
किस शख्स का क्या रोल था। फिर एफ़आईआर जब आप दर्ज करवाने जाते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ बैठ के उसको ज़बानी भी अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं और आप लिखी हुई तहरीर भी आप वहाँ जाके उनको दे सकते हैं। नॉर्मली लिखी हुई एप्लीकेशन ही देनी चाहिए ताकि आप वहाँ मशवरा हो के हर चीज़ को देख के समझ के उसके अंदर आप मेंशन करें और उसके बाद आप उसको पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएं ताकि आपकी वो जो आपका जो वर्शन है उसके अंदर किसी किस्म की झूल नहीं होनी चाहिए। जब पुलिस एफ़आईआर लिख लेती है तो उसमें कुछ चीज़ें पुलिस आपसे खुद से पूछती है कि वक्त क्या था, अकरेंस या वक़ुआ कहाँ पे हुआ था, तारीख़ क्या थी, और एफ़आईआर जो दर्ज हो रही है उसमें ताख़ीर कितनी है। कोशिश होनी चाहिए कि जब जो अकरेंस होती है, जब कोई वक़ुआ होता है तो फ़ौरी तौर पर उसके बाद पुलिस को इंटीमेशन मिल जानी चाहिए। जितना आप डिले करते जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे बेगुनाह लोगों को उसके अंदर शामिल करने के लिए आपने ये टाइम गेन किया था, या आपका कोई और मकसद था, मेरिट के ऊपर आपका केस नहीं बनता। आपने जिनको नामज़द किया है ये बाद में आपने मशवरा करके उनको को मज़ा चखाने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए या उनको ब्लैकमेल करने के लिए आपने उनको एफ़आईआर के अंदर नामज़द किया है। सो जितना एफ़आईआर डिले होती जाएगी अकरेंस से यानी वक़ुए से, तो वो आपके लिए नुकसान का बायस बनती चली जाएगी। कोशिश करें कि फिर ये है कि वो जो आपका जो वक़ुआ है जहाँ पे वो अकरेंस हुई है उसका थाने से फ़ासला कितना है, ये देखा जाता है कि वहाँ से थाने में आने के अंदर आपको कितना टाइम लगता है, वहाँ से हॉस्पिटल का कितना फ़ासला है, वहाँ अगर कोई इंजर्ड था जो बाद में किसी की डेथ होगी तो उसको ले जाने में कितना टाइम लग सकता था और कितना लगा, ये सारी चीज़ें भी बाद में नोट होती हैं। इसके साथ साथ आप हर मुल्ज़म का जो स्पेसिफ़िक किरदार है उस वक़ुए के अंदर उसको आप बयान करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आपकी एफ़आईआर के अंदर कम से कम 2 गवाह होना ज़रूरी है जिनका आप ज़िक्र करें कि इनके सामने ये वक़ुआ पेश आया था, और उनको बाद में आप कोर्ट के अंदर पेश करके उनकी गवाही, उनकी विटनेस आप ले सकें जो आपके हक़ में हो। अगर आप समझते हैं कि जिन्होंने हमला किया है आपके ऊपर या आपके किसी अजीज़ के ऊपर वो कोई अजनबी शख्स है तो फिर उसका हुलिया बयान करते हुए आपको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जो जैसा आपने देखा था उसको एज़ इट इज़ आपको बयान करना चाहिए ताकि बाद में जब शिनाख्त परेड हो तो उसमें उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो। अगर आपने हुलिया गलत बयान कर दिया तो वो वहाँ जाके आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। फिर आपको उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एफ़आईआर के अंदर कि वजह अनात आपको लिखना होता है कि किस वजह से मेरे ख़िलाफ़ मुल्ज़मान ने ये अकरेंस की है, हमला किया है या जुर्म किया है, उसकी वजह सॉलिड मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जुर्म जो है वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी अनात के आमतौर पर हो नहीं सकता। तो वो स्पेसिफ़िक आपने स्टेटमेंट में लिखना होता है कि जी वजह अनात इसमें क्या थी। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप उसमें आपका जो एफ़आईआर जो दर्ज करवाता है उसके सिग्नेचर होते हैं वो लिए जाते हैं, और इस तरह से पुलिस मुनासिब समझती हो तो वो दूसरी साइड का भी क्रॉस वर्शन उसी एफ़आईआर में वो ले सकती है और उसको भी वो उसमें बयान कर सकती है। आपके पास एक ये ऑप्शन भी होती है कि आप अगर कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं एफ़आईआर के अंदर आप दर्ज नहीं करवा सके तो उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो एफ़आईआर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एफ़आईआर में जो आपका वर्जन है वो उसकी वैल्यू कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपकी सप्ली स्टेटमेंट। तो सप्लीमेंट्री जो आपकी स्टेटमेंट है इसे ततीमा बयान भी कहते हैं, ये एक सेकेंडरी आपकी स्टेटमेंट है और कोर्ट इसके ऊपर रिलाई तो करती है लेकिन कोर्ट इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये बाद में बाहम मशवरा होकर किसी और शख्स को फंसाने के लिए ये जो है ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है इसको बाद में दिया गया है। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको आपको जहन में रखना चाहिए। हाँ, इसमें जो फर्दर आपको ये वैसे हमने अपनी अलग से एक वीडियो में भी बयान किया हुआ है कि अगर आपकी एफ़आईआर दर्ज नहीं होती, आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। आप देखते हैं कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती तो आप हाई अप्स के पास जाते हैं, आप
SP کے پاس جا سکتے ہیں, CCBO کے پاس جا سکتے ہیں اپنی وہی اپلیکیشن لے کے. اگر وہاں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ سیشن کورٹ کے اندر 22A 22B کے تحت پٹیشن میں جا سکتے ہیں. اس میں پھر کورٹ جو ہے وہ اس کنسرننگ پولیس آفیسر سے اس کی رپورٹ منگواتے ہیں کہ آپ اس میں FIR درج کیوں نہیں کر رہے. وہاں سے بھی اگر آپ کی سنوائی نہ ہو تو پھر آپ اوپر ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں. اس طرح سے ہائی کورٹ بھی ان سے رپورٹ منگواتی ہے, ان کو ان پرسن طلب کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیوں وہ آپ کی FIR کو درج کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. تو میرٹ کے اوپر اگر آپ کا کیس بنتا ہوگا تو یقیناً آپ ان میں سے کوئی سا بھی جو آپشن ہے وہ آپ لے کے اپنی FIR درج کروا سکتے ہیں. FIR درج کروانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس FIR کا جو متن ہے اس کے اندر جو کچھ آپ نے گراؤنڈ لی ہیں وہ بعد میں کورٹ آف لاء کے اندر اس کو ثابت ہونا بہت ضروری ہے. FIR کے اندر جو کچھ آپ درج آج کروا رہے ہیں یہ بعد میں ورڈ ٹو ورڈ اس کو پروو کرنا بھی ہماری یا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سوچ سمجھ کے آپ اس کے اندر ساری چیزیں مینشن کریں. اپنے ملزمان کو آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا ملزم کون ہے, میرے اوپر حملہ کس نے کیا تھا, جرم کس نے کیا تھا, کون سا ویپن استعمال کیا گیا تھا, چوٹ کہاں پہ آئی تھی. یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آپ کو لکھوانی چاہیے. انہی کی بیس پہ بعد میں ملزم جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ بعد میں ان کو سزا دی جا سکتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا, اور ابھی تک اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے. شکریہ.